की भविष्यवाणी, उसके बाद अभय दुबे और प्रदीप भंडारी की बहस। संजीव श्रीवास्तव, पंडित संजीव श्रीवास्तव, क्योंकि आज तीनों पंडित हैं। संजीव श्रीवास्तव का कहना है दोनों जगह कांटे की टक्कर है। पहले महाराष्ट्र महाराष्ट्र में संजीव को कड़ा मुकाबला दिख रहा है। पहले संजीव, आपको महाराष्ट्र में कड़ा मुकाबला क्यों दिख रहा है? मैं कांटे की टक्कर कहने वालों को इतना बोरिंग मानता था और हूं लेकिन अभी स्थिति मेरी भी वही है कि ये कांटे की टक्कर तो सबसे एक सुरक्षित सा जवाब है। आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा हो तो कांटे की टक्कर बोल दो और वो बाद में मालूम पड़े। असल में क्या हुआ, जैसे अभी अनंत विजय कह रहे थे कि 2024 की पंडिताई जो कुछ हद तक सही निकली मेरे उस केस में, हरियाणा में फेल हो गए। तो वापस से लौट के बुद्धू घर को आए, या जो भी आप कह ले, मतलब वापस से एक धरातल पे आ गए कि चुनाव अलग है। तो दो चार बातें हैं। देखो, एक तो भारत इतना विविधता प्रधान ऐसा विशाल देश है ना, यहाँ जैसे अभी अनंत कह रहे थे, विजय कह रहे थे उससे पहले कि हर स्टेट इलेक्शन इज अ डिफरेंट इलेक्शन। आप ये नहीं कह सकते कि जी झारखंड में हो रहा है तो महाराष्ट्र में। कोई राष्ट्रव्यापी कोई ऐसी हवा नहीं बनी है। दूसरा, जो मुझे महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस और उद्धव सेना और शरद पवार की जो प्रॉब्लम महाराष्ट्र में नजर आ रही है, नहीं तो थोड़े दिन हरियाणा से पहले तक तो हम मान के बैठे थे ना महाराष्ट्र ये तिकड़ी जीत जाएगी और दूसरी तिकड़ी हार जाएगी, अजीत पवार, फडणवीस और शिंदे वाली। लेकिन तब से अब तक एक तो हरियाणा के रिजल्ट ने क्या पूरा जो एक साइकोलॉजिकल एज थी उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया और जमीन पे सब बराबर हो गया। दूसरा, लाडली बहन योजना जो वहां की सरकार चला रही है, ऐसे सुनने में आ रहा है उसकी काफी जमीन पे लोकप्रियता है और उसका असर पड़ रहा है। दूसरा बहुत बड़ा जो एक फर्क सुनने में आ रहा है अगेन, कि सुशील शिंदे एक नए नेता की तरह उभरे हैं। मतलब जहां लोकसभा चुनाव तक वो विश्वासघाती और एक अलग ढंग से औरंगजेब, जयचंद, मतलब पीठ पे छुरा भोंकने वाले, वो सब अभी बात बहुत नेपथ्य में चली गई है, जैसे गौण हो गई। और वो एक नया डुअर नेता की तरह से, एक बड़े नेता की तरह से, एक नेता इन हिज ओन राइट की तरह से उभर के सामने आ रहे हैं। और थोड़ा ये जरूर चल रहा है कि उधर फडणवीस और अजीत पवार कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन कुल मिला के वो जो कांटे का मुकाबला इसलिए हो गया है कि जिसको हम हारा हुआ मुकाबला समझ रहे थे, बीजेपी और सेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाला, कि वो पक्ष हार जाएगा, और जिस तरह से महाराष्ट्र का लोकसभा रिजल्ट रहा था वो शायद उतना प्रासंगिक, वो सारी गणित और अरिथमेटिक अब इस विधानसभा चुनाव में नहीं नजर आ रही। तो आप हर स्टेट का इलेक्शन अलग, अभी किसी ने कहा सीट बाय सीट इलेक्शन होगा, क्योंकि एक कोई उस तरह का, और जो गुस्सा था, सहानुभूति कह लीजिए उद्धव एंड सबके लिए, वो सब भी लोकसभा में निकल गई। तो वो सारी जो बातें, जो फैक्टर्स लोकसभा में आगे कर रहे थे और बीजेपी एंड उनके अलायंस को पीछे धकेल रहे थे, उन सब की एक बार तो हवा निकल गई है, कहीं वो गुस्सा निकल गया, या वो वाला सेंटिमेंट उस लेवल पे थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। और मैं ये कन्फेस करना चाहूंगा कि मैं लोकसभा इलेक्शंस के बाद और अभी 1.5 महीने पहले लास्ट टाइम गया था महाराष्ट्र, तो अभी मैं नहीं गया हूं, तो मेरा मन बड़ा है, कोशिश भी करूंगा। लेकिन ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये मेरा आकलन लोगों की बातें सुन के, लोगों की चीजें पढ़कर है। क्योंकि मैंने हरियाणा से एक चीज और सीखी कि भाई लोकसभा में हम घूमे, जैसी भी बात है सही समझ में आई, हरियाणा में नहीं घूमे, सबकी बातें मान ली तो मुंह के बल गिरे। भाई खुद ही घूमो, जैसे कहते हैं ना, खुद के मरे ही स्वर्ग दिखता है। या तो खुद जाओ और उसके बाद गलत हो जाओ, कोई गम नहीं। लेकिन आप सारी दीन दुनिया की पंचायती सुन के और फिर अपना भी निष्कर्ष उसी बेसिस पे निकाल लें, इसके फ्लॉज या इसकी कमी ये हरियाणा के चुनाव ने सिद्ध की, कम से कम मेरी नजर में, मेरे लिए। ठीक है, तो ये भी डिस्क्लेमर में देना चाहता हूं। बट बहुत कांटे का मुकाबला है, और मेरे ख्याल से बीजेपी के अलायंस को थोड़ी सी, अगर मुझे कोई कनपटी या पिस्तौल रख दे तो शायद मैं उसको 21 मानूंगा इस समय। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। अब